प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसको 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, उसमें से 2 काल का अध्ययन तो कर लिया है। पहला आदिकाल और दूसरा भक्तिकाल। अब इसके बाद तीसरा काल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन हम लोग आज करते हैं। रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल का जो काल निर्धारण किया गया है, वो काल निर्धारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है या उसको बताने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ईस्वी सन 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक, अर्थात 200 वर्षों तक का जो काल है, इनके अनुसार रीतिकाल माना जाता है, जिसको हम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक के रूप में कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम कुछ आगे पीछे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इसको 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक के काल को रीतिकाल के रूप में निर्धारित किया है। तो ये हो गया काल निर्धारण। अब आइए हम लोग देखते हैं नामकरण। नामकरण अर्थात इसका नाम जो रखा गया रीतिकाल, रीतिकाल के अतिरिक्त और कितने नामों से विद्वानों ने इसको विभूषित किया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम इसको दिया है। जैसे जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ग्रंथ लिखा, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने इस काल को अपने ग्रंथ में रीति काव्य नाम से अभिहित किया है। रीति काव्य जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने जिसमें जो 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों लोगों ने मिल करके एक ग्रंथ लिखा। उसमें इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। इसके बाद जो कि सर्व प्रचलित है, सर्वमान्य है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया काल है रीतिकाल। रीतिकाल को ही आज सभी लोग विशेष मान्यता प्रदान करते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। और एक त्रिलोचन विद्वान जो हैं साहित्यकार, इन्होंने इस काल को अंधकार काल कहा है। अंधकार काल क्यों कहा है? क्योंकि इस समय के जो भी कवि थे, वे सब दरबारी कवियों के रूप में अपने राजाओं की प्रशंसा में इस प्रकार से विलीन थे कि समाज में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं या समाज में जिस प्रकार के आदर्श की स्थापना होनी चाहिए, इन सब का कोई भी वर्णन उस काल के रचनाओं में नहीं मिला था। इसलिए इन्होंने अंधकार काल इसका नाम दिया। अब आइए हम देखते हैं कि जो रीतिकाल नाम स्वीकार किया गया है, ये रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? रीति आखिर क्यों इसको निर्धारित किया नाम? रीत का मतलब है काव्यांग निरूपण, अर्थात काव्य के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाना। इस काल में जो भी रचनाएं की गई हैं, उसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य लक्षण, नायिका भेद, ध्वनि आदि सिद्धांतों का ध्यान रखा गया है। और इस प्रकार से ये समस्त अंगों का निरूपण इस काल की रचनाओं में किया गया है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? रीतिकाल के प्रवर्तक कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। लेकिन बाद में अधिकांश विद्वानों ने केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। रीतिकाल का भी विभाजन किया गया है। इसके 3 भाग किए गए हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसका विभाजन करने वाला कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में इसको 3 भागों में विभाजित किया है।
रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य को ही लक्षण काव्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काव्य तत्वों का लक्षण सहित, उदाहरण सहित वर्णन किया गया है। रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य को लक्ष्य काव्य कहते हैं। लक्ष्य काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिद्धांतों का, विभिन्न अंगों का को आधार मान करके काव्यांगों का निरूपण नहीं किया गया है। और तीसरा है रीतिमुक्त काव्य। रीतिमुक्त काव्य को स्वच्छंद काव्य के रूप में निरूपित किया गया है। अर्थात इस काल के जो कवि रहे हैं वे सिद्धांतों और इस अलंकार, ध्वनियों, इन सबको तो महत्व देते थे, लेकिन काव्य रचना इन्होंने किया है, लेकिन ये सब काव्यांगों का समुचित उदाहरण के साथ निरूपण नहीं किया है। अब आइए हम लोग एक एक जो इसके खंड हैं उसको हम लोग देखते हैं। रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य के प्रवर्तक केशवदास माने जाते हैं, और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सामान्य कवियों के समझ में या सामान्य लोगों के समझ में इनकी कही गई बातें नहीं आती हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख रचना है कविप्रिया, रसिक प्रिया भी है। इसके बाद और अन्य कवि हैं भूषण। भूषण की जो रचना है छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, मतीराम हैं, देव हैं, चिंतामणि हैं, रसलीन हैं, भिखारीदास, पद्माकर। इन लोगों ने इस रीतिबद्ध काव्य में काव्यांग निरूपण करते हुए रचनाएं किया है। भूषण ने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी की रचना की। मतीराम ने ललित ललाम, रसराज। देव ने भाव विलास, अष्टयाम की रचना की। चिंतामणि ने काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरू। रसलीन ने रस प्रबोध, अंग दर्पण। भिखारीदास जो कि महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। पद्माकर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पद्माकर की रचना किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए, या रचनाओं का नाम दे देगा और ये पूछेगा कि किसकी, इसके रचनाकार कौन है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर गिरदावली, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा इत्यादि की रचना की। केशवदास ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरा सा ध्यान से आप लोग समझें। केशवदास ने जो ग्रंथ लिखे उसमें से महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को जो कि रीति सिद्ध के प्रवर्तक माने जाते हैं, रीति सिद्ध काव्य के जो प्रवर्तक बिहारी जी माने जाते हैं, इनको राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ के रूप में परिभाषित किया है, अभिहित किया है। अब रीति सिद्ध काव्य क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। रीति सिद्ध काव्य क्या है? ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके लक्षणों के अनुसार काव्य की रचना की है। काव्य की रचना तो की है, लेकिन उसमें रीतियों का पालन, रीति ग्रंथों का, काव्यांगों का निरूपण नहीं किया है। रीति सिद्ध काव्य में कवियों में महत्वपूर्ण है बिहारी लाल। बिहारी लाल को हम लोग तो बहुत कक्षा 6, 7, 8 से ही हम लोग जान रहे हैं। तो बिहारी लाल के संदर्भ में जैसे कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, बेधें सकल शरीर। ये किस लिए कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो छोटी तो हैं, लेकिन इतनी सारगर्भित हैं, इतनी अर्थपूर्ण हैं कि वो लोगों के हृदय तक को बेच देती हैं, अर्थात हृदय को प्रभावित कर देती हैं। सतसई इनकी एक रचना है, इनकी केवल एकमात्र रचना है सतसई, जिसको हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं, जिसमें 719 दोहे हैं। कहीं कहीं 713 दोहे का भी उल्लेख मिलता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है
अगर उसमें 713 दिया है तो 719 नहीं देगा, अगर 719 दिया है तो 713 नहीं देगा। तो इसमें से जो दिया हो उसको आप लोग टिक कर देंगे। तो इसमें 719 दोहे हैं। ये रसवादी कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी भी माना है। ये रसवादी कवि थे, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी भी माना है। बिहारी सतसई पर अब तक 50 से अधिक टीकाएँ की जा चुकी हैं। बिहारी सतसई इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लोगों में इतनी प्रचलित है, लोकप्रिय है कि इस पर टीकाएँ करने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। इसीलिए बिहारी को रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अतिरिक्त बिहारी लाल के अतिरिक्त और कौन है भाई, देखते हैं। रश्निधि हैं, इन्होंने रतन हजारा, 12 मासा, कवित नामक ग्रंथों की रचना की। निवाज हैं, निवाज ने शकुंतल नाटक की रचना की। सेनापति हैं, सेनापति ने कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। नृपशंभु नायिका भेद नक्षिक ग्रंथ का रचना किया। वृंद, वृंद कवि, इनका पूरा नाम वृंदावन है। वृंद कवि ने नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, इस प्रकार से ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने रिद्धि सिद्ध होने का गौरव प्राप्त किया है। अब इसके बाद इसका जो तीसरा खंड है, हम लोग देखते हैं रीति मुक्त। रीति मुक्त जिसको हम स्वच्छंद काव्य भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक घनानंद जी हैं। रीति मुक्त शाखा के प्रवर्तक जो है घनानंद जी माने जाते हैं। अब घनानंद के संदर्भ में कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। उनके दरबार में सुजान नाम की एक गणिका रहती थी। सुजान नाम की गणिका से इनका प्रेम प्रसंग था और इन्होंने उसी को लक्ष्य करके सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला, कोक सार जैसे ग्रंथों की रचना की। इस रीति मुक्त कवियों की कोट में दूसरे कवि आते हैं आलम। रीति मुक्त कवियों की कोट में दूसरे कवि आते हैं आलम। आलम ने सुदामा चरित नामक ग्रंथ की रचना की। ये ब्राह्मण जात के माने जाते हैं, ब्राह्मण जात के थे, किंतु ये शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर लिया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आते हैं बोधा। बोधा ने इश्कनामा ग्रंथ की रचना की। आइए अब हम लोग दूसरी तरफ इसको पढ़ते हैं पेज को। इस तरफ आपका जो नोट्स लिखा गया है उसको हम सामने करके फिर पढ़ते हैं ताकि आप लोग भी इसको समझ सकें अच्छे से। आलम की रचनाएं। आलम ने कौन कौन सी रचना की थी पहले इसको देख लें। सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केल, माधवानल काम कंदला, इतने ग्रंथों की रचना उन्होंने किया। इसके बाद उस काल के उस शाखा के जो कवि हैं मुक्तक कवि की कोट में जो आते हैं बोधा कवि पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। बोधा कवि जो थे वो पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक गणिका रहती थी जिससे उनको प्रेम था। उसी को प्रेम में इस प्रकार से वशीभूत हुए कि उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की जिसमें विरह बालिश और इश्कनामा इनका बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। इनका वास्तविक नाम क्या था? बोधा कवि का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। अब इसके बाद अगले जो कवि आते हैं रीति मुक्त कवियों में ठाकुर कवि, ये जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। इनकी रचनाएं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक,
ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाएगा कि ठाकुर ठसक किसकी रचना है या ठाकुर शतक किसकी रचना है, और नाम दे देंगे 2-4 कवियों के, उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो ठाकुर ठसक याद रखिए, ये ठाकुर जो कि रीतिमुक्त काव्य के कवि हैं। द्विजदेव आते हैं, अगला नाम है द्विजदेव का। इनका वास्तविक नाम महाराजा मान सिंह जो कि अयोध्या के महाराजा थे। इनकी रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। इस प्रकार से रीति मुक्त कवियों को हमने पढ़ा। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी। रीतिकाल में कौन कौन सी रचनाओं में कौन कौन सी बातों को प्रधानता दी गई है इस काल के कवियों के द्वारा। अब पहला देखते हैं, इस युग में ग्रंथों की रचना में रीति का निरूपण किया गया है। रीति अर्थात काव्यांगों का निरूपण किया गया है। इस काल की रचनाओं में श्रृंगारिता की अधिकता है। इस काल में कवि अधिक दरबारी थे। इस काल के जितने भी कवि रहे हैं वो सब दरबारी ही रहे हैं, अतः वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अनेक रचनाएं करते थे। चौथा, आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन करना इनका प्रमुख कार्य था। इस काल के कवियों द्वारा भक्त की फुटकर रचनाएं देखने को मिलती हैं। इस काल की रचनाओं में नीति की प्रवृत्ति एवं वैयक्तिक अनुभव का विशेष स्थान है। इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोग रीतिकाल का अध्ययन किए, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल माना जाता है। तो अब हम लोगों का हो गया आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। अब एक काल, अंतिम काल बचा हुआ है, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये जो पीछे पहले पढ़ाए गए हैं इस पर कुछ प्रश्न बनाइए। जो ना आ रहा हो उससे हमसे पूछिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत फ़ोन नंबर से हमसे पूछिए, और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए। हम लास्ट में इसको अब हम संक्षेप में बता दे रहे हैं, और लास्ट में अभी हम इस विषय पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, उस पर आपको शॉर्ट नोट और छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके आपको तैयार कराएंगे, देंगे। ठीक, तब तक आप लोग पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।